अब मैं विनय शेट्टी, जिसे आप हाँ आई थिंक इट्स ममता, डॉक्टर ममता मंगलानी को रिक्वेस्ट करूँगी वो थैलेसीमिया और चिलेशन और आयन थेरेपी के बारे में, आयन ओवरलोड और रिमूवल के बारे में आपसे बात करें। डॉक्टर ममता मंगलानी साइन हॉस्पिटल के हीमेटोलॉजी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और काफ़ी सारे थैलेसीमिया पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। थैंक यू डॉक्टर आभा। पहले तो मैं इनकी आभारी हूँ डॉक्टर आभा और विनय शेट्टी की, क्योंकि थिंक फाउंडेशन और चिल्ड्रंस लिवर फाउंडेशन इन्होंने जो आज की मीटिंग आयोजित की है वो एक लैंडमार्क मीटिंग है, क्योंकि आज कॉम्प्रिहेंसिव केयर के बारे में गवर्नमेंट से बात करने की चार्टर बनाई जाएगी और आप लोगों की सिग्नेचर्स के साथ ये पेटिशन दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री को। तो ये बहुत ही एक लैंडमार्क मीटिंग कही जा सकती है, यानी कि इम्पॉर्टेंट थैलेसीमिक पेशेंट्स की लाइफ्स में ऐसा होना मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। और आपको शायद बहुत लोगों को पता नहीं भी हो, क्योंकि सारे पेशेंट्स तो अलग अलग जगह में ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन साइन हॉस्पिटल में हमने 1988 में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर शुरू किया था। तब से मैं उसके साथ जुड़ी हूँ और आज तक जो मैंने प्रोग्रेस देखा है उससे मुझे बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि वो समय था जब 10-12 बरस के उम्र में हम बच्चों को खो दिया करते थे। आज मेरे सेंटर में 28-29 बरस के भी बच्चे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए। तो आज जो यहाँ सब पेरेंट्स आए हुए हैं और बच्चे आए हुए हैं, उनको मैं बधाई देती हूँ कि आप इस मुहिम के एक पार्ट हैं, एक भाग हैं और इस क्षेत्र में आप भी अपना योगदान कर रहे हैं। पर बड़े पैमाने पे मैं डॉक्टर आभा नागराल, ज्योति मैडम, विनय को थैंक यू कहूँगी कि ये जो आपने स्टार्ट किया है मेरे लिए तो अति प्रिय बात है। सो थैंक यू फॉर डूइंग इट, एंड पूर्णा मैडम, यू आर ऑलवेज देयर एट द फोरफ्रंट फॉर थैलेसीमिक्स। सो इट्स रियली हार्टनिंग टू सी टुडेज मीटिंग। आयन ओवरलोड के बारे में सर ने तो ऑलरेडी थोड़ी सी बात की। डॉक्टर रशीद मर्चेंट मेरे टीचर रहे हैं। मैं जब एमडी कर रही थी मैं इनके क्लासेस अटेंड किया करती थी और ऐसे देखा करती थी कि ऐसे जैसे सिखाते हैं वैसे मैं सिखाऊंगी कभी स्टूडेंट्स को कि नहीं। तो सर, आई हैव लॉट ऑफ ऑ फॉर योर टीचिंग। इवन टुडे आई वाज एंजॉयिंग द वे यू वर टीचिंग, because you can really go down to the basics and teach to those who need that, and you can go to the highest level when it is required. Thank you for being there for the children of thalassemia. So जब हम आयन ओवरलोड की बात करते हैं तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों आयन के बारे में ही बात होती है, लोहा क्यों निकालना मुश्किल है। अगर ये डायग्राम आप देखेंगे थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हाई फाई स्लाइड्स हैं, लेकिन कुछ हाई फाई नहीं है, सब आपकी समझ में आएगा। जो मेडिकल पीपल हैं और जो नॉन मेडिकल, सबको समझ में आएगा। ऐसी सरलता से मैं आपको समझा दूंगी। ये जो हम खाते हैं खाना, उसमें से जो लोहा मिलता है वो जो आंतड़ों से गुजर के बॉडी में आता है, तो ये जो है थोड़ा सा मसल बनाने में यूज़ होता है, मसल की एक प्रोटीन बनाने में, और मेजॉरिटी तो रेड ब्लड सेल्स यानी लाल पेशी बनाने में जाता है। और फिर जितना बच जाता है वो स्टोरेज फॉर्म में मैक्रोफेजेस में भी रहता है और लिवर में जमा होता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान का लोहा इतना जमा नहीं होता कि लिवर को डैमेज करे। यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉस ऑफ आयरन कितना है, 1 से 2 मिलीग्राम प्रतिदिन, और उतना ही हम डाइट से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। जितना खाने में लोहा होता है उसमें से सिर्फ 1 से 2 मिलीग्राम ही अंदर जाता है। तो खाने के द्वारा आपका 1 से 2 मिलीग्राम आता है और अपने स्टूल्स के द्वारा 1 से 2 मिलीग्राम प्रतिदिन निकल जाता है।
तो ये बैलेंस रहती है आयरन की बॉडी में। लेकिन थैलेसीमिया पेशेंट के लिए क्यों ये मुश्किल बात हो जाती है, आप जब ट्रांसफ्यूजन लेते हैं तो एक जो ब्लड बैग है उसमें से 250 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन, आप सोच सकते हैं हम रोज 1 से 2 मिलीग्राम अब्जॉर्ब कर रहे हैं और 1 से 2 निकाल रहे हैं, यानी बॉडी की बैलेंस रह रही है। अब 250 मिलीग्राम अगर हम डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं, वो कहाँ से बाहर आएगा? कहीं से नहीं। 1 से 2 मिलीग्राम से ज़्यादा बाहर नहीं आ सकता। तो ये कहाँ जाता है? ये पूरा जमा हो जाता है लिवर में, हार्ट में, पैंक्रियास में, पिट्यूटरी में, गोनाड्स में, टेस्टिस में, ओवरीज में, हर जगह जमा होके ये हमारे बॉडी में तकलीफ करता है, ऑल ऑर्गन्स में डैमेज करता है, बोन्स में जाके जमा होके बोन की ग्रोथ को हैम्पर करता है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस कर देता है। अब आयरन जब हम एक्सेस हो जाती है तो उसको हम नॉन ट्रांसफरिन बाउंड आयरन या लेबाइल आयरन पूल, ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज हैं, आप टेंशन मत करिए, ये कहते हैं। और यही आयरन खतरनाक होता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल डैमेज यानी कि ऐसे टाइप की अंदर केमिकल्स पैदा करता है बॉडी में जो जाके डायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं। सिर्फ जमा होना एक बात है, जैसे नॉर्मल इंसान के भी लिवर में थोड़ा सा आयरन जमा रहता है, लेकिन वो बाहर नहीं है, वो ऑर्गन के अंदर एक अच्छे फॉर्म में है, लेकिन वो फॉर्म जब एक लेवल तक आ जाता है उसके बाद उस फॉर्म में जमा होना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो रह जाता है वो बाहर भटकते रहता है और वो हमें डैमेज करते रहता है। तो ये जो आयरन है ये निकालना पॉसिबल है अगर हम चिलेशन थेरेपी लें। आयरन से क्या तकलीफ़ें होती हैं वो तो डॉक्टर मर्चेंट ने हमें बताया ही। मेन जो प्रॉब्लम है डेथ के लिए यानी मृत्यु होने के लिए वो हार्ट में जब आयरन जमा हो जाती है। एंडोक्राइन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो दिमाग के अंदर बैठा होता है, जो हमारा मास्टर है हॉर्मोन्स के लिए, वो रहता है। बोन में प्रॉब्लम्स होती हैं, लिवर में और स्किन में भी आयरन जमा हो जाता है। देयर इज़ अ रिमोट हियर, ओके। सो अगर आप ये ग्राफ देखेंगे आपको पहले तो लगेगा कि ये क्यों मैडम दिखा रही हैं हमको, हमें क्या समझ में आएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरल बात है इसमें देखने में। अगर आप देखें कि 60 के दशक में, 60 से 64 के समय में आयरन थेरेपी, आयरन बढ़ने के कारण पेशेंट्स को आयरन चिलेशन अवेलेबल नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, तो उनकी मृत्यु 10 साल के करीब होने लगती थी। उसके बाद थोड़ा इम्प्रूव हुआ, 70 से 74 में आप देखेंगे तो और इम्प्रूव हुआ। और अब आप सर्वाइवल देखेंगे, ये 85 to 97 के बाद का ग्राफ नहीं है इसमें क्योंकि पुराना आर्टिकल है, बट आप देखिए स्ट्रेट लाइन है, सारे बच्चे जी रहे हैं। कितनी उम्र तक? 15 से 20 की उम्र में। आज का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो 28-29 तक भी सारे बच्चे जिएंगे क्योंकि आयरन चिलेशन पॉसिबल है और आयरन हार्ट से हटाना पॉसिबल है। अब अगर आप देखेंगे, ये मैं नहीं बताना चाहूँगी ज़्यादा डिटेल में क्योंकि ऑलरेडी बात हो चुकी है। ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस की बात भी डॉक्टर मर्चेंट ने हमें बताई कि अगर हम आयरन चिलेशन करते हैं उसके बावजूद भी बोन डिजीज़ हो सकता है। कितनी भी आप आयरन निकालिए, लेकिन बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं थैलेसीमिक्स में जिसके कारण बोन में डिजीज़ होती रहती है। मैं तो ओपिनियन मेरा ऐसा है कि 7 साल के बाद की उम्र से डेक्सा स्कैन हर साल करें तो हर्ज नहीं है। सर ने 10 साल कहा विच इज़ रिकमेंडेड, बट हमने देखा है बच्चों को 7-8 साल में भी बोन डिजीज़ होना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे कंट्री में हम पहले से ध्यान नहीं देते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन वो हीमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो उनको पता नहीं होता है कि बोन डिजीज़ भी होती है, तो वो सिर्फ ट्रांसफ्यूजन देते हैं आपको और कैल्फर या अभी डेसिरॉक्स या असुनरा दे देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट ऐसी आसान नहीं है लेकिन इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर आप पेरेंट्स समझ लें क्या करना है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा करना है एडिशनली। तो वो थोड़ा कभी गुस्सा भी होंगे, कोई बात नहीं, सुन लीजिए वो गुस्सा, लेकिन उनको बोलिए सर गुस्सा मत होइए, लेकिन हमारे सेशन में ऐसे बताया गया था कॉन्फ्रेंस में, तो फिर मान लेंगे, ठीक है। जब भी कोई बच्चा अगर आता है मेरे पास तो उनके माँ बाप कहते हैं मैडम ये तो डॉक्टर ने बताया ही नहीं था, तो मेरा एक ही आंसर होता है, डॉक्टर के पास 250-300 बच्चे हैं थैलेसीमिया के हमारे हॉस्पिटल में, रेजिडेंट डॉक्टर के पास, वो सबके बारे में याद नहीं कर सकता है। आपको कितने बच्चों का ध्यान रखना है एज अ पेरेंट? एक, ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसी को 2 हैं, वो भी
एक्चुअली अभी तो नहीं ज़्यादा हो रहा है, पहले के ज़माने में 2 बच्चे भी हुआ करते थे, अब तो सेकंड के लिए तो प्रीनेटल डायग्नोसिस हो ही जाता है। तो एक बच्चे का ध्यान रखना है, तो किसके लिए आसान है याद रखना कि मेरे बच्चे का अभी क्या करना है? पेरेंट के लिए, डॉक्टर के लिए नहीं। डॉक्टर बहुत दूसरी बातों में बहुत ही मशगूल होते हैं, उनको पढ़ाई करनी होती है रेजिडेंट डॉक्टर को, उनको अपना करियर देखना होता है, उनके पास और भी बच्चे हैं, सिर्फ थैलेसीमिया के नहीं है। मेरा बच्चा लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक ही है। मैं अगर याद कर लूँ कि मुझे क्या कब करना है और मैं डॉक्टर को सिर्फ धीरे से याद करा दूँ, डॉक्टर साहब अभी मेरा बच्चा 10 साल का है, कार्डियक एमआरआई करना है क्या, वो तुरंत से हाँ बोल देगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि वो उसका काम आप कर रहे हैं, तो क्या हर्ज है? ठीक है, तो आप लोग इसीलिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए ये जो CMEs और ऐसे वर्कशॉप्स हम करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अब पेरेंट्स जाके डॉक्टर्स को पुश करेंगे कि मेरे बच्चे का ये क्यों नहीं हुआ है। और ये इम्पॉर्टेंट है, इस कंट्री में ये एक्टिविज्म नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो पहले के ज़माने में लोग 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के हो जाते, ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं, थोड़ा बहुत कैल्फर ले रहे हैं, लेकिन टांगों में तकलीफ है, फ्रैक्चर हो जाती है, बोन डिजीज़। तो इसे प्रिवेंट कैसे करना वो सीखना चाहिए। इसीलिए 7 बरस के साथ में ही अगर आप बोन स्कैन एक कर लें, नॉर्मल आया, बड़ा अच्छा, लेकिन आगे हो सकता है, तो मुझे क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है? बच्चे को बोलना है कि तुम वॉकिंग करो, बैले डांसिंग अलाउड है, एरोबिक्स अलाउड है, थोड़ा बहुत क्लाइंबिंग कर सकते हो, माइल्ड स्पोर्ट्स, जॉगिंग थोड़ा कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। जब नहीं है तकलीफ तब कर सकते हो, जब हो जाएगी थोड़ी भी तकलीफ तो नहीं करना है। डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी इम्प्रूव कर सकते हो अपना। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर ज़रूरत हो, जैसे सर ने बताया, कैल्सिटोनिन नेज़ल स्प्रे ले सकते हैं। ऐसा ही एक वर्कशॉप हमने किया था बहुत साल पहले 2003 में, जब हमने बच्चों को एक्चुअली एक्सरसाइजेज दिखाई दी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के द्वारा कि क्या क्या एक्सरसाइजेज इनके बोन्स के लिए अच्छी होंगी। तो आप भी ये सीख सकते हैं और घर पे करवा सकते हैं बच्चों को। तो जो भी किसी भी सेंटर पे जा रहे हैं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिल के बात कर सकते हैं अपने डॉक्टर के द्वारा और सीख लें। 1 हफ्ते में रोज सीख लें, उसके बाद घर पे कर सकते हैं। आसान सी एक्सरसाइजेज हैं, बड़ा बॉल लेके, स्ट्रिंग लेके, स्किपिंग रोप लेके, ऐसी एक्सरसाइजेज हैं कि आप घर पे भी कर सकते हैं। अब आयरन ओवरलोड कैसे जांचना चाहिए, हमारे में कितना आयरन है वो कैसे पता चलेगा? हम सबको पता है कि फेरेटिन तो एक स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में उसका वैल्यू बहुत ही अलग हो गया है। प्लाज्मा कीमोकाइंस एक दूसरी टेस्ट हैं, वो आज अवेलेबल नहीं है। ये जो मैंने बताया, जो आयरन डैमेज कर रहा है उसकी मात्रा कितनी है वो देखना चाहिए, वो भी इजीली पॉसिबल नहीं है। हेप्सिडिन करके एक नई टेस्ट है, वो अवेलेबल है, लेकिन अब तक उसे इंटरप्रेट कैसे करना वो हमें इतना नहीं पता है। लिवर आयरन एस्टिमेशन और लिवर एमआरआई और कार्डियक एमआरआई ये अब गोल्ड स्टैंडर्ड हो गए। लिवर आयरन एस्टिमेशन तो बायोप्सी करके टुकड़ा निकाल के कितनी मात्रा में लिवर में आयरन है वो देखना, एक्चुअली जो लिवर में आयरन है वो पता चलेगी। लेकिन वो करना मतलब हर बार बायोप्सी करना, क्या हर साल हम बायोप्सी करने देंगे डॉक्टर को अपने बच्चे पे? एक सुई लगती है तो हमारे मन में 100 सुई लगती हैं एज अ पेरेंट, है कि नहीं? आप लोग जो पेरेंट साथ में रहते हैं बच्चों के ट्रांसफ्यूजन के समय, कितना तकलीफ होती है कि नहीं जब बच्चे को सुई लगती है। तो बायोप्सी करना कोई आसान बात नहीं है। तो उसके बदले में अब लिवर एमआरआई एक स्टैंडर्ड मेथड हो गई है और कार्डियक एमआरआई यानी हार्ट का एमआरआई ये स्टैंडर्ड मेथड्स हो गए। ये सेम जो आपको मर्चेंट सर ने बताया कि ये आयरन बहुत ज़्यादा होता है तो तब काला दिखने लगता है एमआरआई में, और ऊपर वाला जो है वो नॉर्मल है। अब एक और मैं आपको स्टडी बता रही हूँ, क्या फेरेटिन और कार्डियक एमआरआई इसका जो संबंध है वो लीनियर संबंध है यानी बराबर संबंध है कि अगर फेरेटिन ज़्यादा है तो कार्डियक एमआरआई में भी आयरन दिखता है? ऐसा प्रूव किया गया है क्या? तो हम फेरेटिन पर भरोसा पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो नई स्टडीज़ आई हैं उसमें ये बताया गया है कि फेरेटिन ज़्यादा हो, समझो ये फेरेटिन है, ये कितनी ज़्यादा है, 10,000 तक है, 8,000 है, 6,000 है, 4,000 है, 2,000 के ऊपर का जो लाइन है ये सारे फेरेटिन पेशेंट्स की फेरेटिन्स हैं, एक एक पेशेंट का एक एक डॉट है। बट कार्डियक एमआरआई नॉर्मल कब कहा जाता है? जब
20 से ज़्यादा हो। आप देखिए कितनी फेरेटिन्स 20 से ज़्यादा में भी हाई हैं, मतलब फेरेटिन कार्डियक एमआरआई की तुलना में खरी नहीं उतर रही है। यानी कि फेरेटिन एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आप एमआरआई करा सकते हैं। अगर नहीं करा सकते तो वो एक क्रूड टेस्ट है। अगर वो लो आता है फेरेटिन तो मानना आसान है, लेकिन हाई आता है तब पता नहीं ये लिवर डिजीज़ के कारण हाई है या एक सर्दी खांसी हो गई लास्ट वीक में उसके कारण हाई आ गया। किस कारण से हाई है ये बोल नहीं सकते। ये बहुत सारी स्टडीज़ अभी न्यू आई हैं जिसमें बताया गया है कि कार्डियक एमआरआई यानी एमआरआई जो करते हैं लिवर और हार्ट के लिए ये सुपीरियर है दूसरे टेस्ट के तुलना में। जैसे आप इधर ये जो कंक्लूजन लिखा है इसमें मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ आपको कि कार्डियक एमआरआई, हार्ट का एमआरआई उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है जिनका रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर और एरिथमिया आयन ओवरलोड के कारण ज़्यादा है। और ये कार्डियक एमआरआई यानी हार्ट का एमआरआई सीरम फेरेटिन और लिवर आयन एस्टिमेशन से ज़्यादा मात्रा में हमको आइडिया देता है कि कितना आयन पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हार्ट का एमआरआई जल्दी से हमको रिस्क की बात बता देता है और इससे हम अपने बच्चों को हार्ट की वजह से मृत्यु होने से बचा सकते हैं। तो एमआरआई इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अब चिलेशन थेरेपी क्यों देते हैं हम? इसीलिए देते हैं कि अगर हार्ट में आयन बढ़ गया तो हार्ट फेल हो जाता है और मृत्यु हो सकती है। तो इसे कंट्रोल में रखने के लिए पहले तो रखना है। कितना कंट्रोल रखना है? तो फेरेटिन नियर नॉर्मल लाना है। 500 से नीचे नॉर्मल होता है, 100 तक, एक्चुअली 30 से 250 तक नॉर्मल होता है, लेकिन हम 500 ले रहे हैं कट ऑफ। पर अगर 1500 के भी नीचे रखें तो फिर भी ठीक है। 1000 आइडियल कट ऑफ है, 500 बेटर है, 1500 ठीक ठीक है। ठीक है, तो 500 और 1500 के बीच में रहे या 500 से नीचे रहे तो आइडियल। समझ गए सब लोग? ओके। और अगर लिवर आयन देख सकते हैं तो उसे 7 मिलीग्राम पर ग्राम से नीचे रखना है। अब ये हम ज़्यादातर करते नहीं एस्टिमेशन, लेकिन एमआरआई के द्वारा भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लिवर में आयन है। अभी क्या क्या ड्रग्स हमें उपलब्ध हैं? डेस्फेराल जो इंजेक्शन है, कैल्फर जो मुंह से कैप्सूल खाने के लिए है, और डेफ्रासाइरोक्स या डेसीरॉक्स, असुनरा, डेफ्रीजेट, डेसीफर, ये 4 ब्रांड्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में। ये डेफ्रासाइरोक्स यानी कि ओरल टैबलेट, मुंह से लेने वाली टैबलेट। अब किस मात्रा में आयन को कम करना चाहिए या फेरेटिन को कम करना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत स्टडीज़ हुई हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे किन की मृत्यु हो गई, ठीक है, और किन को कार्डियक डिजीज़ हुआ, मृत्यु नहीं सॉरी, ये हार्ट का डिजीज़ किन बच्चों को ज़्यादा हुआ, तो आप यहाँ देखेंगे ये जो ग्राफ है इसमें 67% से ज़्यादा समय फेरेटिन हाई था बच्चों में, और इन बच्चों को आप देख रहे हैं कार्डियक डिजीज़ होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं, और ज़्यादा कम लोगों को विद कार्डियक डिजीज़ नहीं होता है। अगर फेरेटिन 33 से 67% समय कम आया, ज़्यादा आया, तो फिर भी देखो कितनी चांस है, 50% चांस है कि कार्डियक डिजीज़ होगी और 15% नहीं होगी। लेकिन 33% से कम टाइम आपका हाई आया फेरेटिन, यानी समझो आपने 10 बार फेरेटिन किया है लास्ट 3-4 ईयर्स में, और उसमें 3 ही बार 2500 से ज़्यादा आया है, मतलब कार्डियक डिजीज़ होने का चांस कम है। समझ गए? ऐसा है। तो इसीलिए फेरेटिन कम रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर फेरेटिन हम मान रहे हैं इज़ द पैरामीटर, बट एमआरआई कर रहे हैं तो और भी अच्छा। तो ये 3 कैप्सूल, कैल्फर, डेस्फेराल और ये जो असुनरा, डेफ्रीजेट, डेसीरॉक्स वगैरह हैं वो हम लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? अगर ये डेफ्रासाइरोक्स लेते हैं हम, कैल्फर तो आपको पता है कि कैप्सूल है, वो 3 से 4 बार लेना पड़ता है दिन में, उसका डोज भी हाई है 75 to 100 मिलीग्राम्स प्रति किलो, और उसकी साइड इफ़ेक्ट्स जैसे जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, सांधों में सूजन, और कभी कभी सीबीसी में ब्लड काउंट्स कम हो जाना, या लिवर पे कभी थोड़ा असर हो सकता है, या किडनी पे थोड़ा असर हो सकता है।
डेसीरॉक्स या जो असुनरा गोली है, इससे भी ब्लड काउंट्स कम हो सकते हैं, लिवर की डैमेज हो सकती है, रीनल डैमेज हो सकती है किडनी की, और आँखों में और हियरिंग में भी कभी तकलीफ हो सकती है। और डेस्फेराल मेनली ग्रोथ कम करता है, आँखों का प्रॉब्लम कर सकता है, और आपके हियरिंग का, बच्चे का हियरिंग में तकलीफ कर सकता है। ग्रोथ काफ़ी स्टंटेड होती है डेस्फेराल से। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स पता होना भी इम्पॉर्टेंट है माँ बाप को। लेकिन अगर आप डेस्फेराल दे रहे हैं तो इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। सर ने आपको पिक्चर दिखाई कैसे उसको लगाया जाता है स्किन के अंदर, और वो 8 से 10 कलाक तक रखना पड़ता है। रात के समय नींद में करो या दिन में करो, लेकिन वो नीडल अंदर रहती है, तो वो किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आती है। बहुत कम बच्चे हैं जो उसमें कंप्लायंट रहते हैं, ज़्यादातर छोड़ देते हैं। इसीलिए गोलियां या कैप्सूल ज़्यादा इजी है लेने को। कैप्सूल 3-4 बार लेना है। कैप्सूल से हार्ट की आयन बहुत जल्दी कम होती है, लेकिन लीवर की नहीं। जो गोली है डेसीरॉक्स, असुनरा, इससे लिवर और हार्ट दोनों की आयन कम होती है, ऐसा बोला गया है स्टडीज़ के द्वारा। हमारे पास अभी तक 3-4 साल का ही एक्सपीरियंस है, बट जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारा अच्छा है, और इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी दवाई है आज के ज़माने में। तो ये दोनों चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। अब ये कैसे लेना, ये जो गोली है इसे पानी में घोल के लेते हैं। तो पानी या तो ऑरेंज जूस या तो एप्पल जूस, यही 3 रिकमेंडेड है। अबाउट 30 to 40 ml पानी जूस लेके कांच के ग्लास में, ये मेटल के ग्लास में नहीं लेना है। अगर आप लोग ले रहे हैं तो प्लीज़ मेटल के ग्लास में मत लीजिए। स्टील का ग्लास, पित्तल का ग्लास, ब्रास का ग्लास, ये मत लीजिए। कांच के ग्लास में लेना है। उसमें प्लास्टिक के स्पून से मिलाना है। आपको ये वीडियो में दिखेगा। आई डोंट नो वेदर इट विल स्टार्ट। नो, या तो जैसे आप देख रहे हैं, ये मिलाना है अच्छी तरह। जब घुल जाए, प्लास्टिक का ग्लास भी यूज़ कर सकते हो, या कांच का ग्लास, और स्पून प्लास्टिक का। और जैसे घुल जाए, ये पूरा 3 मिनट में बच्चे ने पीना है, और खाली पेट पे सवेरे प्रेफरेबली। आजकल नई स्टडीज़ में बता रहे हैं कि खाने के साथ भी लेंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर बच जाए थोड़ा सेडिमेंट, तो उसमें भी थोड़ा सा पानी मिला के जल्दी से पी लेना है। इसके आधे पौने घंटे के बाद आप अच्छा खाना दे सकते बच्चे को, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, यानी पराठा या कुछ भी जिसमें ज़्यादा ऑयली चीज़ हो, वो अच्छा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डेफ्रॉक्सिमिन या तो डेस्फेराल वो इंजेक्शन है, इसीलिए बच्चों को पसंद नहीं। कैप्सूल डेफरीप्रोन 3-4 बार लेना होता है। लिवर आयन इतना अच्छी तरह नहीं निकालता है, इसीलिए इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो नई दवा है डेफरासाइरॉक्स, असुनरा, डेफ्रीजेट, डेसीफर और डेसीरॉक्स, ये ज़्यादा अच्छी है ऐसा बोला जा रहा है। और जो रिजल्ट्स आए हैं पहले की स्टडीज़ में, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि ये अच्छी तरह आयन को निकालता है। ये धीरे से बॉडी से निकलता है, इसीलिए दिन में 1 बार ही देना पड़ता है, 3-4 बार नहीं देना होता है। ये हर जगह अंदर जा सकता है, टिश्यूज़ में, सेल्स में, और वहाँ से लोहा निकाल सकता है। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, और अच्छी तरह से ये फेरिटिन को कम करने में सक्सेसफुल रहा है। अब आपको जो मॉनिटरिंग करनी है वो मैंने पहले ही बता दी कि CBC दोनों में डेफरीप्रोन और डेफ्रासाइरॉक्स, LFT, RFT यानी रीनल, किडनी के फंक्शंस, लिवर के फंक्शंस। फेरिटिन यहाँ सब जगह लिखा गया है क्योंकि हम अभी तक कार्डियक MRI एज अ रेगुलर रूटीन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए उसके बदले में सब्सटीट्यूट फेरिटिन ही है और वो करना है। अब आप देखेंगे ये लिवर आयन से एकदम लोडेड है और ये नॉर्मल लिवर है, और अगर आप डेस्फेराल यूज़ करते हैं तो इसका आयन निकल सकता है पूरी तरह। वैसे ही डेफरीप्रोन यानी कैल्फर जब यूज़ करते हैं तो कार्डियक आयन पूरा निकल जाता है। तो कितने बच्चे हमारे जो कैल्फर पे हैं जिनका लिवर भरा हुआ है आयन से, लेकिन उनकी हार्ट की MRI बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल थोड़ा भी आयन ओवरलोड नहीं है। तो हार्ट प्रोटेक्ट होता है लेकिन लिवर प्रोटेक्ट नहीं होता है कैल्फर से, ये ध्यान में रखना है। लेकिन डेसीरॉक्स या असुनरा शायद दोनों के लिए अच्छे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये जो
ये जो एक स्टडी की गई थी कि ये तीनों में क्या अच्छा है कार्डियक आयन के लिए, तो इसमें बताया गया था कि कैल्फर सबसे बेटर है हार्ट आयन के लिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी ये। वैसे ही बताया गया कि डेसीरॉक्स या असुनरा भी हार्ट के आयन को निकालने में काफ़ी अच्छी तरह सक्सेसफुल हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि डेफ्रासाइरॉक्स 2 साल से ज़्यादा दिया गया, जब टारगेट डोज 40 मिलीग्राम से, आप लोग 20 से शुरू करते हैं, कोई 30 से शुरू करते हैं, लेकिन 40 तक भी जाते हैं, तो 40 मिलीग्राम प्रति किलो के हिसाब से अगर दिया गया 2 साल के लिए तो एफिशिएंटली हार्ट का आयन निकाल सकता है। ठीक है, ये मैं आपको ज़्यादा नहीं बताती, लेकिन ये सर का पेपर था इसीलिए मैंने डाला था कि अगर सिंगल थेरेपी अगर देना है, कई लोग डेस्फराल और कैल्फर दोनों साथ में भी देना पसंद करते थे, क्योंकि एक हाइपोथेसिस है कि उससे ज़्यादा असर होता है। लिवर का आयन डेस्फराल निकालता है और हार्ट का आयन कैल्फर निकालता है, ठीक है। लेकिन दोनों देने के बजाय अगर सिर्फ डेसीरॉक्स असुनरा देंगे तो उससे दोनों हार्ट का और लिवर का आयन निकाल सकेंगे, ऐसा बताया गया है। अभी कॉम्बिनेशन देंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होता है क्या? तो डेस्फराल और कैल्फर कॉम्बिनेशन देंगे तो फ़ायदा होता है, क्योंकि डेस्फराल लिवर पे ज़्यादा असर करता है और कैल्फर हार्ट पे ज़्यादा असर करता है। तो दोनों मिला के देंगे तो दोनों ऑर्गन से आयन निकल जाएगा। तो 4 दिन कैल्फर दीजिए, 2 दिन डेस्फराल दीजिए, इससे भी फ़ायदा बहुत होता है। ठीक है, और ये दोनों जो मुंह से देने की दवाई है, कैल्फर और असुनरा या डेसीरॉक्स, ये दोनों साथ में दे सकते हैं क्या? इसके बारे में FDA अप्रूवल नहीं है अभी, लेकिन बहुत लोगों ने इंडिया में ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, और ये जब अप्रूव हो जाएगा तो ये शायद अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर हम हार्ट का आयन ज़्यादा जल्दी निकाल सकेंगे। एक ही पेशेंट में ये किया गया था और अब 16 पेशेंट्स में इंडिया में किया गया है। वो पेपर अभी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी होगा। तो इस पेपर में दिखाया गया था कि अगर आप डेस्फराल और डेफरिप्रोन देते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप डेफ्रासाइरॉक्स यानी डेसीरॉक्स और असुनरा या और कैल्फर, ये दोनों कॉम्बिनेशन में देते हो तो भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप इधर देख सकते हैं कि फेरिटिन जब दोनों ड्रग्स चालू की, पहले खाली सिर्फ डेफरिप्रोन चालू था, लेकिन जब डेसीरॉक्स यहाँ ऐड हुआ तो एकदम से नीचे आ गया इनका फेरिटिन लेवल। सो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, और 2 दवाइयाँ साथ में देने से असर ज़्यादा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी डेफरिप्रोन कैल्फर या डेसीरॉक्स असुनरा, ये दोनों साथ में देने का कोई अप्रूवल नहीं है। मैं आपको ये डिटेल्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये वर्थ नहीं है आपके लिए, बस इसी पर मैं स्टॉप करूंगी। सो चिलेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सिर्फ चिलेशन देके भी कुछ नहीं होता। चिलेशन के अलावा बोन डिजीज़ का मॉनिटरिंग करना, एंडोक्राइन यानी हार्मोन्स कैसे चल रहे हैं बॉडी में वो देखना, ग्रोथ देखना, प्यूबर्टी हो रही है कि नहीं, यानी कि जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनका बड़ापन दिखना चाहिए, मूछें आनी चाहिए लड़कों को, और लड़कियां भी बड़ी दिखनी चाहिए। ये सब बातें भी ध्यान में रखनी है, नहीं तो एक थैलेसीमिक बच्चे को 30 साल का बच्चा हो, लेकिन 30 साल का अडल्ट हो, लेकिन वो दिखे अगर 12 साल के बच्चे की तरह, तो उसे अपनी सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी। तो ये नहीं करना है, सब साथ में करना है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर करना है। और फिर से मैं बधाई देती हूँ डॉक्टर आभा को कि उन्होंने ये मुहिम शुरू की है, और हम चाहते हैं कि साथ में काम करके हम थैलेसीमिक्स को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकें। थैंक यू वेरी मच। Sure. To put it on the Sure. You want me to copy it? Yeah. Sure. You put it on our website. Okay. No problem. Very nice. Thank you. Thank you. Only remove the patient pictures when you put Yes, it up. yes, Yeah. yes. Yeah. Just put it on. Don't keep the patient pictures when you Done. put it on the website, because they may not like it. Yeah, so I'll run it through you once before. Yeah. Oh, you'll need the video also, Yeah, that'll be nice. preferably, no? Well, very well
explain, you know, the glass Yeah, and the yeah. steel. Yeah. I don't know which one it is. No, I'm not sure which one it is. Let me open it and see. Let us open it and see. मेरा नाम मकरन सुर्वे है. This is different. This one? This one? Let me guess. So I'll just copy this also. Otherwise, that won't run.